even in India and rest of the world. So I will also, I kept my center theme as breaking the barriers. Never be late, communicate, communicate and communicate. Because whether it be it education of ourselves, whether it be it educating the masses, the patient, it is the main point. Just sharing some of my views, मन की बात जो 38 साल की प्रैक्टिस में मैंने अनुभव किया है वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ बातों से आप रजामंद भी हो सकते हैं, कुछ हो सकता है न भी हो, लेकिन अंत में मैं चाहूँगा कि जो मेरे मन के भाव हैं, जो मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप तक मैं पहुँचा पाऊँ तो अपने आप को धन्य समझूंगा। हाउ टू ब्रेक द बैरियर। पहला सवाल तो ये कि आप ब्रेक कैसे करें। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है, द मेन की इज टू आइडेंटिफाई द बैरियर्स। जब तक आप बैरियर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक आप उसको ब्रेक भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो हमें बैरियर्स को आइडेंटिफाई करना है और फिर उसको ब्रेक करने के उपाय सोचने हैं, उसकी विधाएं सोचनी है और उसको अप्लाई करना है। तो ये कॉमनली टॉक्ड अबाउट बैरियर्स हैं जिनके बारे में हम अक्सर बात करते हैं। फिजिशियन बैरियर, पेशेंट बैरियर, सोशियो इकोनॉमिक बैरियर, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी एज ए बैरियर। आज कई बार इसके बारे में बात हुई है कि हमारे पास पेशेंट लोड है, हमारे पास टाइम नहीं है कि मुझसे बात कर पाए अपने मरीज से। क्लिनिक के बाहर निकल करके पब्लिक से बात करनी तो दूर है, हम अपने पेशेंट से भी बात नहीं कर पाते। हाँ, ये निकल के शाम को चौड़े से बताते हैं कि आज मैंने 125 मरीज देखे हैं। हमारी उपलब्धि वहीं पर होती है, आज मैंने 100 मरीज देखे हैं। लेकिन कितनों से कितनी बात की, कितनी बात हम उन तक पहुँचा पाए, अपने चीज़ों को उन तक संप्रेषित कर पाए, यहाँ पे हम चूकते हैं। तो मेरे हिसाब से इन सारे बैरियर्स के अलावा जो सबसे बड़ा बैरियर है, दैट इज द इनएफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंक्लूडिंग डॉक्टर्स। ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए आज की तारीख में कि हम अपने पेशेंट्स के साथ, पब्लिक के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। कैसे कर पाएँ, क्या हमें रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, उससे मैं कुछ अपने अनुभव से प्रकाश डालूंगा। कहाँ तक पहुँच पाता हूँ आप तक, मैं कितना कम्युनिकेट कर पाता हूँ, ये बाद में पता चले। सो द की इज इफेक्टिव एंड पर्पसफुल कम्युनिकेशन। इफेक्टिव भी हो और पर्पसफुल भी हो, ये बहुत ज़रूरी है। यही की है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक स्टडी में आपके सामने ये रिव्यू, सिस्टमेटिक रिव्यू आर्टिकल है, ये शेयर कर रहा हूँ। दिस इज बैरियर्स एंड फैसिलिटेटर्स फॉर टाइप 2 डायबिटीज मैनेजमेंट इन साउथ एशिया, ये सिस्टमेटिक रिव्यू। व्हाट डज दिस रिव्यू से? Language and communication discordance with the healthcare provider was a significant barrier to receiving and understanding diabetes education. तो सबसे बड़ा बैरियर जो इस रिव्यू आर्टिकल ने निकाला, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स। हम मरीज के साथ बीमारी के बारे में उसकी भाषा में, उसके स्तर पे उतर के बात नहीं करते, लेकिन हम उस टेक्निकल डिटेल्स को कि बीटा सेल फेल्योर क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, ये बातें हम उस तक पहुंचा ही नहीं पाते। और क्यों तुम्हारा एक्सरसाइज करने से फायदा होगा, क्या कैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, वेट लॉस करोगे तो कैसे बीटा सेल फेल्योर कम पड़ेगा, रिवाइवल होगा, ये बातें उस तक उसकी भाषा में नहीं पहुँचा पाते। ये जो डिसऑर्डर्स है, ये एक बहुत बड़ा बैरियर है। दूसरा उन्होंने कहा कि प्रेफरेंस फॉर फोक एंड फाइटोथेरेपी, ये वर्ल्ड वाइड है ये फिनोमेना। Preference for folk and phytotherapy and concerns about the long-term safety of diabetic medication. आज हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, या हमको बाहर से चुनौती क्या मिलती है? साहब, हम जड़ से ठीक करते हैं, ये रोग को दबा देते हैं, ये हमारी चुनौती है। ये रसायन देते हैं, ये किडनी खराब कर देता है। तो पेशेंट कुछ दिन के बाद जब देखता है मेरे 2-4 रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगे, तो फिर वो कहता है कि अब अंग्रेजी दवाओं से दूरी बनाओ और फोक और फाइटोथेरेपी की तरफ निकल लो। फिर वो 6 महीने बाद, साल भर बाद आपके पास आएगा कि साहब मेरा शुगर फिर 450। लेकिन वो इमरजेंसी कंडीशंस पर तो आपके शरण में आता है, लेकिन आप उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाते, उससे कम्युनिकेट नहीं करते कि क्यों इस ट्रीटमेंट पे तुम्हें टिके रहना है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट का क्या फ़ायदा मिलेगा, व्हाट इज़ मेटाबॉलिक लिगेसी है। हम आज तक उसको किसी पेशेंट को समझा नहीं पाते, न समझा पाते, न इस बात को आगे कन्वे कर पाते। आपस में डिस्कस करते हैं मेटाबॉलिक लिगेसी। मैं अपने पेशेंट से डिस्कस करता हूँ व्हाट इज मेटाबॉलिक लिगेसी, मैं उससे एक ही बात कहता हूँ। एक मिस्टर ए हैं, उन्होंने एक गाड़ी खरीदी, एक मिस्टर बी उन्होंने एक गाड़ी खरीदी है। मिस्टर ए बहुत विजिलेंट है,
वो अपनी गाड़ी का टाइम से सर्विसिंग कराता है, टायर प्रेशर चेक कराता है, सब कुछ करता है। मिस्टर बी जो है वो एकदम गाफिल आदमी है, वो गाड़ी बस चला रहा है, वो टाइम से कुछ भी नहीं कराता। साल भर तक तो दोनों गाड़ी बहुत अच्छे से चलती है, नई गाड़ी है, दोनों अच्छे से चलती हैं। लेकिन उसके बाद जो मिस्टर बी है वो देखता है कि मेरी गाड़ी के टायर एक तरफ से घिस रहे हैं, गोटियाँ कट रही हैं, तो अब वो सचेत होता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो अपना टायर प्रेशर मेंटेन करना चाहिए। तो मैं अपने पेशेंट से पूछता बताओ तो मिस्टर ए का टायर ज़्यादा लंबा चलेगा या मिस्टर बी का? तो कहता सर मिस्टर बी का टायर तो लंबा नहीं चलता, वो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, तो एक तरफ से टायर घिस चुकी है, कहीं से गोटियाँ कट चुकी हैं। मिस्टर ए अगर अब भी ढंग से नहीं मेंटेन करेगा, साल भर के बाद, साल भर तक तो बहुत इंसिडेंट था, तो भी उसके टायर की लाइफ ज़्यादा होगी। हमने कहा यही मेटाबॉलिक डिजीज है। जब तुम्हें डायबिटीज पता चला है, अगर उसी समय तुमने अपने ब्लड शुगर को, ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को, वेट को नियमित किया, नियमन किया, उसको कंट्रोल किया, बाद में अगर तुम थोड़े धीरे भी पड़ गए तो इसका लिगेसी फिर तुम्हें आगे चल के मिलेगा। ये मेटाबॉलिक कर्म जो तुमने किया शुरुआत में, इसका फल आगे चल के भोगोगे, इसका आनंद लोगे, तो उसके बाद समझ में आती है। तो हमें उसके ही भाषा में, उसके स्तर पर उतर के उससे बात करनी पड़ेगी। अब दूसरा प्रश्न आता है कि हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, डिफरेंट हमने बॉडीज, ऑर्गेनाइजेशंस, एडीए, एएसी, कैनेडियन गाइडलाइन, नाइस गाइडलाइन, आरएसएसडीआई गाइडलाइन सब बना रखी है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग ऑल दीज गाइडलाइंस एंड मेकिंग डूइंग दिस कॉन्फ्रेंसेज? हर तीसरे दिन कहीं ना कहीं तो कॉन्फ्रेंस चल रही है। पर्पस हमारा क्या है? बेसिकली टू रिड्यूस द इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज। पहला तो मकसद ये है, ये जो हम आंकड़े दिखाते हैं कि 2025 में इतना है, 2045 में इतना हो जाएगा, हम इस पर काबू पा। पहला गेम तो हमारा ये है। दूसरा है जिनको ऑलरेडी डायबिटीज हो चुकी है, कम से कम उनको उनके गोल अचीव करने में हम मदद करें। टारगेट वेट पे पहुंचे, टारगेट एजेंसी पे पहुंचे, ब्लड प्रेशर उनका टारगेट पे हो, लिपिड टारगेट पे हो, उसमें उनकी हम मदद कर पाएँ। तीसरा कि प्रिवेंट एंड डिले लॉन्ग टर्म कोमॉर्बिडिटीज। अगर ये टारगेट पर रखेंगे तो ये डिले होगा। फिर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड डिले फैटल इवेंट इन दोज हैविंग कोमॉर्बिड कंडीशंस। ये हमारे बेसिकली एम्स हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन जो मोटे मोटे हैं मुझे समझ में आया, ये हमारे सारे एम्स हैं, इन सारे एक्टिविटीज को, रिसर्च को करने का। लेकिन वेयर डू वी स्टैंड? इतने कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इतने रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं, हम खड़े कहाँ पे? इसलिए निगाह डालिए। So this is a real world evidence of glycemic control among patients with type 2 diabetes mellitus in India. ये इंडिया की है पेप्टाइड स्टडी। इसके ही आंकड़े आप देख लें, मैं बहुत ज़्यादा पेपर से दिखाऊंगा। What does this say? This included more than 55,000 eligible records. Mean age of patients were 54.31 plus minus 11 years, and 1/3 of the study population had microvascular complications, predominantly neuropathy. The main thing is that nearly 76.6 means 3/4 of the patients had uncontrolled glycated hemoglobin of more than 7. तो 3/4 में तो हम टारगेट ही अचीव नहीं कर पा रहे। हकीकत ये है, धरातल पर हम यहाँ खड़े हैं, बातें हम कितनी भी करें, लेकिन हम अपने पॉपुलेशन में जो डायबिटिक हैं, जो डायबिटिक नहीं हुए उनका प्रेवलेंस क्या होगा उसके बारे में आगे मैं आपको डाटा दिखाऊंगा। लेकिन इनको जो डायबिटिक हैं उनमें भी हम 75% लोगों में उनके टारगेट गोल को उनको अचीव कराने में मदद नहीं दे पा रहे। ये बहुत दुखद स्थिति है। और तीसरा ये सिमिलरली द ऑड्स ऑफ हैविंग एनी माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज विद ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज। 1 to 2 years odd ratio 1.6, 2 to 5 years odd ratio 2.53, more than 5 years odd ratio 4। तो जितना डायबिटीज का ड्यूरेशन पेशेंट का बढ़ता जा रहा है उसको उतना ध्यानी होता जाना चाहिए। पेशेंट और ज़्यादा उसको नॉलेज हो जाना चाहिए डायबिटीज का, उसको खुद ही डॉक्टर हो जाना चाहिए। लेकिन 20 साल बाद भी आपका पेशेंट आपके पास आता है तो एक प्रश्न वो हर बार पूछता है, साहब परहेज क्या है? मैं कहता हूँ 20 साल से डायबिटीज है, तुम आज भी वहीं अटके पड़ोगे, परहेज क्या करें? तो तुमने सीखा क्या? तो शायद हम डाइट भी 20 साल में कम्युनिकेट नहीं कर पाते, दवा की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। अब आ जाइए प्रेवलेंस के ऊपर। ये डेटा है 2007 का IDF का। IDF since 1993 has been giving data every alternate year, और वो बताते हैं इस साल इतना है, 25 साल बाद, 35 साल बाद, 40 साल बाद कितना हो जाएगा। अभी सब फिर IDF डेटा रिलीज करेगी। ये 2007 का डेटा है। वर्ल्ड वाइड आप देख लीजिए 2007 में दे गेव द डेटा दैट
246 million people are suffering from diabetes. And they projected that in 2025, 380 million will have diabetes, an increase of 55%. 2021, 537 million people worldwide diabetes. So 2021 537, 2025 estimated 783. अब फिर एक बार पीछे चलिए, 2007 में क्या प्रोजेक्शन था कि 2025 में 380 मिलियन लोगों को डायबिटीज होगी 2025 में, और 2021 में कितनों को हो गया 537. So we surpassed that estimation 4 years earlier. हकीकत ये है. तो न तो हम डायबिटीज के प्रेवलेंस पे काबू पा रहे हैं, न जिनको डायबिटीज है उनको हम टारगेट गोल अचीव करा पा रहे हैं 75% लोगों को. तो हम कर क्या रहे हैं, फिर हम कर क्या रहे हैं? मेरा तो प्रश्न यही है. एंड व्हाई वी आर फेलिंग? बिकॉज वी आर फेलिंग टू कम्युनिकेट टू द पब्लिक, टू द पेशेंट. सबसे बड़ी बात देखिए कि अफ्रीकन कंट्रीज में राइज विल बी 134% एंड इन द साउथ एशियन रीजन टू 87%. 2007 में it was 55% estimated rise. Now it has gone up to 87%. We have further increased. And the current condition confirms that diabetes is one of the fastest growing global health emergencies of the 21st century. अब ये emergency के श्रेणी में आ चुका है. And almost 1 in 2 adults with diabetes are unaware that they have diabetes. तो ये और भी स्थिति जो है गंभीर हो सकती है. तो इसके ऊपर चंद लाइनें जो मेरी स्वरचित हैं, मैंने लिखा मधुमेह का भंवर. ये एक भंवर है, सब फंसे हुए निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं कि बढ़ती जानकारी, बढ़ती सूचनाएं, अनगिनत शोध सभाएं, इस उपलब्धि पर हम खुले नहीं समाते. एक दूसरे की पीठ थपथपाते हम हैं पढ़ाते. हर तीसरे वर्ष IDF के आंकड़े आईना हमें दिखाते, हमारे ज्ञान को मुँह चढ़ाते. ये मेरी अपनी फीलिंग है. तो वॉट एवर टॉल क्लेम्स यू मे मेक कि हम रिसर्च बेस्ड मॉडर्न मेडिसिन है, हम एविडेंस बेस्ड हैं, हमसे बेहतर कोई है ही नहीं, बट द ग्राउंड रियलिटी इज दैट हम यहाँ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उधर कुछ और खेल चल रहा है. एंड दे हैव गॉट मोर मास अपील. दे आर यूजिंग द मास मीडिया मच बेटर देन अस. हम अपना एविडेंस घर में लेके बैठे हैं और वो नॉन एविडेंस चीज़ों को इस तरह से प्रचारित कर रहे हैं कि हमारा मरीज उलझ जाता कि जाए किधर. एक बार शुगर रिपोर्ट, लिपिड रिपोर्ट नॉर्मल आई वो भागता कि अब जो जड़ से इलाज आ गया तो वहाँ चलते. भले ही जड़ खत्म हो जाए, न रहे रोग न रहे रोगी, लेकिन वो जड़ से इलाज कराने जरूर जाता है. यह हकीकत है. 3 महीने में जड़ से समाप्त हो जाए. ये सब न्यूज़पेपर की कटिंग थी. न्यूज़पेपर वाले भी चौड़े छापकों की सनसनीखेज खबर है, अखबार बिकता है इससे. इवन मैं तो आश्चर्यचकित हो गया कि डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया कि उन्होंने खुद BJ मेडिकल कॉलेज पुणे से MBBS की डिग्री ली है और 10 डॉक्टर मीटिंग बनाकर जिसमें 2 MD भी उन्होंने कहा कि एलोपैथ का सिद्धांत ही गलत है. तो हम सब यहाँ बैठ के गलत सिद्धांत डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे एक दिन और करेंगे. इस गलत सिद्धांत को हम लोग कब तक डिस्कस करेंगे? तो जब ये इस तरह की खबर छपती है तो लोग कर लीजिए आप ही के वेटरनरी से तो किसी ने कहा है ये सब आपका सिद्धांत ही गलत है. ये देखिए, ये हकीकत है. हम इससे लड़ नहीं पा रहे हैं और जब तक हम इससे नहीं लड़ेंगे अपने चीज़ों को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करके, तब तक हम इससे पार नहीं पा पाएंगे. Why we are not able to fight? Because people have got great faith and respect in their traditional values and traditional literature, traditional treatises in folk remedies, in phytotherapy. तो आप खाली उनको चूरन चटनी कह करके आप इस विश्वास को नहीं तोड़ सकते. बहुत गहरा विश्वास है, सनातन विश्वास है. तो जब सनातन विश्वास है तो उसके साथ बहुत होशियारी के साथ हमको उसको टैकल करना पड़ेगा. We will have to respond and not react. आप उन्हें गाली मत दो, आप उनकी बुराई मत करो, होशियारी से उनका तोड़ निकालो. क्योंकि जब आप एंटागोनाइज करते हो ना, तो एंटागोनाइज करने पर फिर वो और मजबूत होते हैं. अब वी डोंट हैव टू एंटागोनाइज, वी हैव टू रिस्पॉन्ड, नॉट रिएक्ट.
यूज आवर ओन ट्रेडिशनल लिटरेचर टू ब्रेक द मिथ। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। टू ब्रेक द डीप रूटेड बिलीफ इन फ्यूजन इज स्टिल राइट फ्रॉम डॉक्टर हैनिमन। मैं बड़ा एक रोचक चीज आपको बताने जा रहा हूँ, शायद आपको मुझे बहुतों को नहीं पता होगा। दैट मॉडर्न डे क्योर क्लेमर्स that अंग्रेजी medicines are mere chemicals, they only suppress the disease and harm different organs and even create new disease। ये भ्रांतियां फैलाई गई हैं, आज भी हैं, उतनी ही हैं पब्लिक के बीच में। पहली बात तो मैं एलोपैथ नहीं हूँ, ना मैं एलोपैथी प्रैक्टिस करता हूँ। मैं रिक्वेस्ट आप सबसे भी करूँगा कि आप भी अपने आप को एलोपैथ कहना अगर कहते हैं तो बंद करें। वी आर मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स। शायद आपको जानकारी हो या ना हो, ये टर्म जो एलोपैथ है 1810 में सैमुअल हैनिमन साहब जो होम्योपैथी के जनक हैं, उन्होंने ये टर्म पॉइंट किया बिकॉज ही यूज होम्योपैथी फॉर हिस्पैथी। होम्यो मीन्स सिमिलर, तो होम्योपैथी का जो सूत्रवाक है सिमली सिमलिबस क्योरेटॉप, सिमिलर क्योर सिमिलर। तो हम जो दवा देते हैं अगर किसी स्वस्थ मनुष्य को दिया जाए तो जो जो लक्षण उत्पन्न होंगे, अगर वो लक्षण किसी मनुष्य में है, अगर आप वो दवा दे देंगे तो लक्षण समाप्त हो जाएंगे। ये बेसिक क्रक्स है होम्योपैथी ट्रीटमेंट। तो वी आर होम्योपैथ, हम जड़ से ठीक करते हैं। एंड उस समय का जो कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिशनर्स थे बाकी, उनको उन्होंने उपहास उड़ाते हुए कहा कि दे आर एलोपैथ्स, एलोग्राफ, ये विपरीत इलाज करते हैं, ये उल्टा इलाज करते हैं, ये उल्टा इलाज करने वाले लोग। तो क्या आप मानते हैं वो सब उल्टा इलाज करते हैं? वी आर नॉट एलोपैथ। ये उल्टा दिया वो उपहास भरा शब्द है, वी आर नॉट एलोपैथ। हम उल्टा इलाज नहीं करते, हमको मरीज को भी समझाना है कि हम कोई उल्टा इलाज नहीं करते, हम लोग दबाते नहीं हैं, हम लोग जड़ में जाते हैं, एटियोलॉजी ढूंढते हैं, पैथोलॉजी ढूंढते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर आपको एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट देते हैं। तो मॉडर्न मेडिसिन इज एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन। अभी मेरे साथ इस वाक्य से भी बहुत लोग थोड़ा चौंक जाएंगे कि मैं दोनों को कैसे मैं मिला रहा हूँ। वी आर एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन। व्हाई आई एम सेइंग दिस? वी आर नॉट अपोजिट टू ट्रेडिशनल मेडिसिन। जितनी दवाएं हैं और इसके आगे अनगिनत दवाएं हैं। Where did we get this? From plant origin. And before we got these substances, these molecules, they were being used in the form of plants by our ancestors. वहां से नॉलेज लेके बस उनको ये नहीं पता था कि एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, कौन सी चीज इसमें से काम कर रही है। लेकिन ये पौधा, ये पत्ता, ये काम कर, ये छाल काम करता है, सिंफोना बार काम करता है, मिनी है उसके अंदर, उनको नहीं पता, हमने निकाल लिया। तो व्हाट वी हैव डन? मॉडर्न मेडिसिन टुक एडवांटेज ऑफ डेवलपिंग साइंटिफिक टूल्स लाइक आइडेंटिफाइंग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, डूइंग पीकेपी, स्टेरिलाइजिंग द डोज, सीइंग द साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट, डूइंग पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलांस, रिकॉर्डिंग ऑल दोज एडवर्स इवेंट्स एंड देन क्रिएटिंग एविडेंसेस। तो हम बस उसको एक कदम आगे लेके गए हैं। आयुर्वेद has identified the role of genetics in some diseases. आप पढ़िए आयुर्वेदिक साइंस। मैं अभी डॉक्टर पंकज हैं, ये थायराइड पे हिंदी में किताब लिखी है, इन्होंने मुझको एक कार्य दे दिया कि आपको उसके ऊपर एक थायराइड के इतिहास के ऊपर एक चैप्टर लिख के देना है। मैं जब खोलने लगा और मैं अपने एंशिएंट लिटरेचर में गया तो देखा कि वहाँ थायराइड के लिए क्या क्या चीज़ें नहीं डिस्क्राइब है जो आज 7वीं शताब्दी में एक्स ऑप्थाल्मिक गॉइटर, ये टर्म हमें मिला 18th century, and in 7th century they have described the term bahir netra galgand. Galgand is goiter, bahir netra जिसमें आंखें बाहर आ गए, एक्स ऑप्थाल्मिक गॉइटर। अब बताइए 800-900 साल पहले सिमिलर टर्म दे हैव यूज्ड। दे हैव इवन सेड दैट कि अगर मदर जो है उसको गॉइटर है तो उसको बीज दोष हो सकता है और उसका बच्चा जो है वो वामन पैदा हो सकता है, यानी क्रिटिनिज्म। 7th century में दे हैव डिस्क्राइब्ड इट। बस उनको जेनेटिक्स का नॉलेज नहीं था, जीन्स की नॉलेज नहीं थी। व्हाट मॉडर्न साइंस हैज डन, दैट इज टू एडवांटेज जीनोम स्टडी, जीवास एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फर्दर एक्सप्लोर द फील्ड एंड यूटिलाइज इट। सो अगर ट्रेडिशनल मेडिसिन 100 कदम चला था, उसके बाद उनके पास आगे विधाएं नहीं थी उसको आगे डेवलप करने की, तो मॉडर्न मेडिसिन ने उसको 1000 कदम आगे बढ़ा दिया। आने वाले 50 साल में ये 5000 कदम आगे बढ़ जाएगा। तब हो सकता है हमारे ऊपर भी चर्चाएं होंगी, अगर उस समय लोग ऐसे इलाज करते हैं हम भी उसी श्रेणी में आ जाएंगे। तो कहीं कोई एंटागोनाइजिंग एटीट्यूड नहीं है, ये हमें समझना होगा, समझाना भी होगा।
we'll have to introspect where we have failed. We have failed to communicate. And we use our own Asian literature to break the misconceptions. अब मैं आपको एक श्लोक दिखा रहा हूँ जो सुश्रुत सिद्धांत से है। मैं तो सोचता हूँ कि ये हर क्लिनिक पे लगा होना चाहिए, क्योंकि ये जो जड़ से ठीक करने का जो दावा होता है फाइटोथेरेपी के द्वारा, ये सुश्रुत सिद्धांत कहता है सर्व एव प्रमेहास्तु कालेन अप्रतिकारण मधुमेहत्वम आयांति तथा असाध्य भवति। क्या मतलब हुआ? सभी प्रकार के प्रमेह में एब्नॉर्मल डिस्चार्ज इन यूरिन यदि समय पर ठीक प्रकार से उपचारित न किए जाए तो मूर्तियां मधुमेह में परिवर्तित होकर असाध्य हो जाती हैं। ये तो आयुर्वेद कह रहा है कि असाध्य है, और आप गर्म जड़ से ठीक कर देंगे। तो हमें झगड़ना नहीं है, हमको सच्चाई के सामने रख देनी है कि भैया जाके पूछ लेना उनसे बाबा जी से कि ये तो आयुर्वेद में श्लोक लिखा हुआ है, इसका या तो ये गलत है या वो गलत है। क्लिनिक पर बड़ा लगा दीजिए इसको, जो भी आवे इसको पढ़े कम से कम। आहार क्या है, हम डाइट की बड़ी बात करते हैं। अगर हम कुछ आहार के बारे में जो हमारे एंशिएंट लिटरेचर में स्वास्थ्य समुच्चय करके पुस्तक है, जिसमें दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, किचन कैसा होना चाहिए, खाने का पात्र कैसा होना चाहिए, एवरीथिंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन मेटिकुलस डिटेल। उसमें से अगर हम कुछ चीज़ें निकाल करके अपने डाइट चार्ट में छापें तो शायद उसका ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट निकल के आएगा। देखिए सर, ऐसा है कि अगर कोई धोतीधारी पंडित जिसकी चोटी हो, टीका लगाया हो, संस्कृत बोलते बोलते अचानक एकदम से धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने लगे तो सारी ऑडियंस मजबूत हो जाती है। बड़ा विद्वान आदमी अंग्रेजी में भी बोलता है, और कोई हमारा जैसा आदमी अचानक संस्कृत का श्लोक वाँचने लगे तो भी लोग मजबूत हो जाते हैं। मेरे साथ तो बहुत पढ़ा लिखा है, तो इसको अगर आप यूज़ करेंगे अपने क्लिनिक पे तो बड़ा इफेक्टिव असर पड़ेगा। देखिए इसमें क्या लिखा है, आहार पुष्ट करने वाला, तुरंत बरकरार, देह को खाना करने वाला, आयु तेज, उत्साह, स्मृति, ओज और अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। ये आहार का डेफिनेशन है। इससे बढ़िया डेफिनेशन कहाँ मिलेगा आपको? वाई डोंट यू यूटिलाइज दिस? ये थोड़ा सा पॉइंट पर करोगे। अब टाइम की बात हो रही थी, टॉपिक टाइम दे देना। इसमें लिखा हुआ है कि मनुष्यों के लिए शास्त्र द्वारा कहा हुआ भोजन का दो ही काल है, सायं रात्रि का प्रथम याम और प्रातः पूर्वाह्न। सूर्योदय के 1 प्रहर के अंदर 3 घंटे के अंदर पहला भोजन होना चाहिए, सूर्यास्त के 1 प्रहर के अंदर 3 घंटे के अंदर आपका रात्रि भोजन होना चाहिए। ये तो शास्त्रों में कहा हुआ है। और ये भी कहा है कि एक प्रहर के अंदर 2 बार भोजन न करें, मैंने 3 घंटे में दोबारा भोजन न करें, और 2 प्रहर का लंघन न करें। 6 घंटे से ज्यादा आप गैप न करें, नहीं तो बल्कि हानि होगी। शास्त्र में लिखा हुआ, डाइट चार्ट में छाप दीजिए आप, मानेगा वो, क्योंकि वो तो हम सनातन बात कर रहे हैं ना, सनातन के प्रति आकर्षण है। अति भोजन आश्वासकर आयुहीन करने वाला, अहे पापमय और संसार द्वारा मंदिर, इसलिए उसका त्याग करें। ये तो हमारे शास्त्र कहते हैं। भोजन के बाद क्या ना करें, देखिए कितना डिटेल में सिखाया, तुरंत मत सोएं, देर तक मत बैठें, बहुत अधिक पानी मत पिए, अग्नि के पास मत बैठे, धूप में न जाए, चलना कूदना, चलना, घोड़े आदि की सवारी, व्यायाम, मैथुन, दौड़ना, ये सब 48 मिनट तक त्याग दें। और भोजन करने को बैठने से उंघाई, लेटने से पुष्टि, टहलने से आयु, और दौड़ने से पीछे पीछे मृत्यु दौड़ती है। जो अधिक स्वादिष्ट हो उसको तुरंत खाना चाहिए, जो अधिक स्वादिष्ट है सबसे बात के लिए बचा कर रखेंगे तो आप ओवर ईटिंग भी करेंगे। सिंपल व्यायाम कब और कितना करें, इसमें भी है कि अपने बल का आधा व्यायाम करें और हर ऋतु में करें। बल का आधा मतलब क्या? टारगेट हार्ट रेट का आधा। यही तो हम भी मॉडर्न मेडिसिन में बताते हैं कि अगर आप कॉम्पिटिटिव इवेंट की नहीं तैयारी कर रहे हैं तो जो टारगेट हार्ट रेट है उसका आधा अचीव करिए फॉर योर फिटनेस। यही यही कहता है। उतना इंसुलिन का 100 साल इंसुलिन हमने पूरे किए हैं, 100 साल में डाक टिकट छापे हमने, लेकिन हकीकत क्या है आज भी? ये टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट ऑन इंसुलिन, ये डेटा है, 60% हैव एन A1C लेस देन 80, ओनली 60%, एंड 30% A1C लेस देन 7। 100 साल इंसुलिन यूज करने के बाद भी हम, ये हमारा अचीवमेंट है। जनरल परसेप्शन का आधी दवा है, जीवन कम हो जाता है, किडनी डैमेज करता है, तमाम इसके लिए। और सुबह डॉक्टर ऋषि शुक्ला ने कहा कि सर प्राण ले लो लेकिन इंसुलिन नहीं लो। यही सिचुएशन बनती है सर, इंसुलिन जब बताते हैं किसी मरीज को। और एक तरफ आप 100 साल इंसुलिन बना रहे हैं, उधर उन्होंने पौधे का नाम ही रख दिया इंसुलिन। अब मरीज आता, सबको इंसुलिन का पौधा ले आए, हम वही खा रहे हैं।
आप 100 साल बनाते रहो इंसुलिन को, क्या फर्क पड़ता है? तो वाई वी फेल इवन आफ्टर 100 years टू डिस्कस सच बिलीफ? 100 सालों में ये सारे मिथ्स हमको हटा देने चाहिए था ना, क्यों नहीं करते? क्योंकि हम 100 साल में इन लोगों को हमने सेलिब्रेट नहीं किया। ये जो लीजेंड्स है, ये 2007 तक मेरे पास डेटा है, ये 90 साल तक की इसकी आयु थी, 7 साल में डायबिटीज हुआ था, ग्लैडिस गर्ल, ये क्लीवलैंड ब्रदर्स है, 75 साल से अधिक तक जीवित रहे, टाइप 1 डायबिटिक ऑन इंसुलिन। हमने इनकी चर्चा नहीं की। हमने इस गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक जो कि 5 गोल्ड 3 सिल्वर 2 ब्रोंज इंसुलिन जिसने लिया, हमने इसकी चर्चा नहीं की। पब्लिक के बीच में इनकी चर्चा होनी चाहिए था ना, इंसुलिन को हटाने के लिए कि अमृत है, आखिरी दवा नहीं है। 2 बर्न मिस्टर यूनिवर्स 2006। तो इंसुलिन अमृत है या गंगा जल? समय से इस्तेमाल करेंगे अमृत है, जैसे इन लोगों ने 75 साल तक इस्तेमाल किया। लेकिन पेशेंट क्या कहता है, डायलिसिस में जब चढ़ जाएगा, हेमीप्लीजिया हो जाएगा, CNG हो जाएगा, तब घर वाले कहते साहब आप इंसुलिन भी लगा दो। तो वो ऐसे ही हुआ ना कि अब जब पता चला कि प्राण निकलने वाले हैं तो उन्होंने गंगा जल भी डाल दो, तुलसी जल भी डाल दो। फिर डॉक्टर साहब 20 साल तक तो दवा खा रहे थे, नहीं मरे, लेकिन इंसुलिन से 3 महीने में ही मर गए। इंसुलिन से लाइफ शॉर्ट हो जाती है। तो आपने इस्तेमाल ही किया उसको गंगा जल की तरह, आखिरी समय के लिए बचा के रखा था। तो ये भी हुआ। स्क्वाड स्टडी है कोई भी स्टेनो क्वालिटी असेसमेंट टूल, समय में देखना खत्म हो रहा है। इसमें ये क्लिनिक असेसमेंट था कि क्लिनिक में आप क्या अचीव कर पाते हैं, टारगेट गोल्स, कितने पेशेंट आप क्या अचीव कर पाते हैं। तो मैंने देखा कि मैं बहुत कम अचीव कर पाऊँ। 2009 में स्टडी हुई थी, 98 क्लिनिक्स उसमें स्टेनो वालों ने लिया था। तो मैंने ये एक टूल डिवाइस किया कि मैं हर पेशेंट को चेकलिस्ट देने लगा कि आपके क्या जांच हो गए, तारीख डालिए कब हुआ है। हर बार मैं मरीज से कहता था कि भाई इतने जांच हो गए तुम्हारे ब्लड में, देखता था अच्छा साहब एक बार इस बार ये कर दो, पैसे कम है, अगली बार खड़ा करा दूंगा। लेकिन रिपीटेड हैमरिंग से कम्युनिकेट करने से मेरा ये रेट बढ़ गया। जहाँ 10 में से 2 लोग एक्यूरेंसी कराते थे, तब 10 में से 10 कराते हैं, क्योंकि प्रॉपर कम्युनिकेशन शुरू हुआ। तो काम जो पता मैं ये करता रहा कि घर चेहरे पे दिया आईना साफ करते, हम खाली मरीज को गाली देते हैं, मरीज कंप्लाइंट नहीं, मरीज कंप्लाइंट नहीं। हम क्या कर रहे हैं ना, होल लाइफ आई केप्ट डूइंग एन अर्थ जस्ट फॉर माय फेस एंड आई केप्ट रीडिंग द मिरर। ये अंग्रेजी समझा मैंने किया था। तो we have to develop effective means to communicate, increase time outcome ratio, क्योंकि क्लिनिक पर टाइम नहीं है। तो हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कम्युनिकेट करें, मास कम्युनिकेशन, अप्रोचिंग स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट टू द यूथ। यू आर द फ्यूचर कैंडिडेट फॉर द आइडिया डेटा। आज का यूथ ही 2045 में आइडिया पर डेटा का पेट भरेगा। तो आज हम उनको काम नहीं करेंगे तो डेटा ऐसे ही रहेगा। एंड वी शुड नाउ लर्न टू यूज वर्चुअल प्लेटफॉर्म टू फुल पोटेंशियल। 2 साल कोविड में मैं हर महीने अपने पेशेंट्स का एक फिजिकल प्रोग्राम करता हूँ। 2 साल से मैं वर्चुअल प्रोग्राम कर रहा हूँ, जूम में जुड़ते हैं लोग और 1 घंटे का प्रोग्राम करता हूँ। तो वी शुड यूज द वर्चुअल प्लेटफॉर्म ऑल्सो। एंड दीज आर, ये मैं स्कूलों में जाता हूँ, उनको 15 मिनट 20 मिनट टाइम देता हूँ उनके असेंबली में, उनको बच्चों को उनको बताता हूँ लाइफ स्टाइल से क्या होगा, तुम आगे चल करके कैसे डायबिटीज तुमको होगा, ये डेटा है ये तुम्हारे लिए ही है। एंड देन वी आस्क देम टू मेक पोस्टर को घर पे जाके एक हफ्ता डिस्कस करता है, पोस्टर स्कूल में आकर 1 हफ्ते का टाइम इसलिए देते हैं कि वो बच्चा जब घर जाता है तो अपने बड़े भाई बहन माता पिता सबसे डिस्कस करता है। तो बच्चे के माध्यम से परिवार में घुस जाए, परिवार में उसका डिस्कशन होता है, और फिर वो पोस्टर बनाता है तो उसका इनाम देता है। ये सब उसी के रूप हैं। और या फिर आपको अगर गाँव अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे अभी RSS DIGT कैपर में 4 गाँव अडॉप्ट किए हुए हैं बाराबंकी में 4 साल से। तो 4 साल हो गए ना, 4 साल से रेगुलर वहाँ पे जा रहे हैं, हर महीने वहाँ प्रोग्राम होता है। ये नहीं कि एक बार एक गए मेगा कैंप लगाया, फोटो खिंचवाया, अखबार में छुपवाया, घर आके बैठ गए। कंसिस्टेंट एफर्ट करना पड़ेगा, तब आपको जाके आउटकम निकल के आए। सो दिस इज बीइंग डन बाय RSS DI। तो इस कविता का अगला अंक करके मैं खत्म करूंगा कि बड़ा सामने यह प्रश्न कैसे करें मधुमेह से बचाओ, सारे ज्ञान को बता सूचना मुक्त तमाम बढ़ा रहा है अपना फैलाओ, कहाँ रहे हम चूक, कहाँ हो रही भूल, अनियंत्रित फिर रहे मधुमेह के जहरीले फूल, जो करना है मधुमेह से बचाओ, बच्चों से करे लगाओ, करे लक्ष्य उनको मधुमेह में आ जाएगा ठहराओ। ये मेरा सोचना है, यूथ को टारगेट करना है। बीता बचपन आई जवानी, साथ ये दूषित जीवन शैली की नादानी। बचपन से आपने टारगेट नहीं किया, ये नादानी जवानी में पहुंच जाएगी। पेट हुआ मटका लगा मधुमेह का झटका, प्रस्फुटित हुआ मधुमेह का अंकुर, छाप दिया पूरा पेट, अब पछताए वोट किया जब पीढ़िया चल गई। ये मेरा आपको सजेशन है
कि शायद अगर हम एक टास्क फोर्स इसलिए भी बनाएं, हाउ टू एफेक्टिवली कम्युनिकेट लिटरेचर्स, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस, क्लिनिक में हम क्या डिपिक्ट करें जिससे हम बिना एंटेगोनाइज किए लोगों को, उनकी भावनाओं को, अपनी बात उन तक पहुंचा पाएं और हम सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर पाएं। सारे बैरियर्स के बाद हमारे ग्रेट हैं और सही अवसर, सही पकड़, सही वक्त और सही संवाद, इससे ही इससे निकल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। So actually how to handle? If you have to handle the quacks, you will have to find a real solution for them. If you handle the spiritual leaders, you will have to find the solution from the spirituality. And if you have to find the people, those who are making a those who are spreading negativity, you will have to find the positivity about you and you will have to counter with them. And no solution is coming in less time. You are very correct. We are doing 4 years for those villages in RSSDI, and still all those villages are not completely good control. We are going every month people are finding that हमने तो दवाई छोड़ दी, ठीक हो गए थे तो दवाई छोड़ दी। 4 साल से समझा रहे हैं कि भाई दवाई नहीं छोड़ना, दवाई को कम करना। Now we have started counseling them at nearby medical college, and all that efforts are being done. We are checking their glucose level, everything we are doing. We have given the free of cost glucometer. Any positive thing is very difficult to achieve its good results. So it's not really very easy. जब भी आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं इतना आसान नहीं होता। नाम कमाना और श्रेय लेना भी बहुत आसान नहीं होता, और जो लोग दूसरी तरफ से ले रहे हैं उन्होंने भी शायद जीवन में बहुत मेहनत करी है, जो लोग हमारे अगेंस्ट प्रचार कर रहे हैं। तो इसलिए हमें उन्हीं के लेवल पे जाके उतना मेहनत करना पड़ेगा जितना वो दूसरी साइड में लोगों को समझाने के लिए कोशिश करते हैं, उतनी ही हमें अपनी तरफ को, अपनी बात को समझाने के लिए भी कोशिश करनी पड़ेगी। एविडेंसेस कहीं ऊपर से नहीं आएंगे, एविडेंसेस जनरेट करने पड़ेंगे। एविडेंसेस हमें ये नहीं कि हम बाहरी एविडेंसेस से काम चलाएं या यूरोपियन एविडेंसेस या अमेरिकन एविडेंसेस से काम चलाएं। अपने देश में भी इतनी क्षमता है कि हम अपने एविडेंसेस खुद जनरेट कर सकते हैं, और हम लोगों ने इस दिशा में प्रयास भी शुरू किए हैं। RSSDI ने इस दिशा में बहुत जोरदार प्रयास शुरू किए हैं। ACP में जब से मैंने संभाला है तो मैंने भी इस दिशा में प्रयास करना शुरू किया है। इस साल हम 4 स्टडीज़ एक साथ फ्लोट कर रहे हैं, जिसमें हम डायबिटीज़ में हाइपोथायराइडिज्म की प्रेवलेंस देखने जा रहे हैं, जिसमें हम ओबेसिटी प्रेवलेंस स्टडी पे काम कर रहे हैं, और साथ में एनीमिया इन जनरल पॉपुलेशन एंड एनीमिया इन द पीपल दोज हु आर विजिटिंग द क्लिनिशियंस क्लिनिक। तो इस तरीके की कई सारी चीज़ें हैं जिनको हम उत्तर प्रदेश डायबिटीज एसोसिएशन के फोरम पे भी कर सकते हैं। एंड मेरी रिक्वेस्ट होगी डॉक्टर आलोक गुप्ता, उनका प्रेसिडेंशियल टर्म अभी 2 साल का है, तो इसमें वो कुछ ऐसी नई चीज़ें शुरू करें जिसके लिए कि हमेशा हम लोग कुछ ऐसा माइलस्टोन सेट कर पाएँ कि UPDA ने ये चीज़ अचीव करी बाय डूइंग दैट। So this is my suggestion and this is my comment with after this presidential, this energetic and stimulating presidential oration. Now over to Dr. Naseem. Presidential oration में चूँकि प्रश्नोत्तर नहीं होते, डॉक्टर आलोक गुप्ता साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही है जो कि बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मरीजों के बीच संवाद के लिए भाषा बहुत जरूरी है। मुझे लगता है सबसे बड़ा बैरियर भाषा है। पता नहीं क्यों मेडिकल साइंस को अंग्रेजी से इतना मोह है, मैं बात को कभी समझ नहीं पाया। और मैं देखता हूँ कि फार्मा वर्ड भी अगर कोई चीज़ निकालता है, पेशेंट के इंस्ट्रक्शन, तो महीन अंग्रेजी में लिख देते। मैं उनसे कहता हूँ कि भैया तुमको बहुत सारे ट्यूटर लगाने पड़ेंगे, पहले हमारा मरीज अंग्रेजी सीखेगा, फिर तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ेगा, तब वो समझ पाएगा। ये भी एक बैरियर है। और डॉक्टर आलोक गुप्ता ने बहुत अच्छी बात कही, हमें नेगेटिविटी नहीं रखनी। बाबा जी क्या कह रहे हैं, साधु जी क्या, बहुत दिन से कहते आए हैं, हम शुरू से देखते आए हैं कि पॉलीसाइथेमिया का इलाज जोग से होता था। ये साइंस है। जोग क्या करते हैं, विस्कोसिटी कम कर देती है, ब्लड हमारा पतला हो गया, हमारे सिम्टम्स खत्म हो गए। वो साइंस है, हमें आदर करना होगा। तो उनके विरोध करने से काम नहीं बनेगा, बाबा जी को गाली देने से काम नहीं बनने वाला है। हमें जैसा आपने बताया उन्हीं की भाषा में बात करनी है, उन्हीं के भाषा में उदाहरण देने हैं।
तब हम सफल हो पाएंगे और तभी हम बैरियर दूर कर पाएंगे। बहुत अच्छा उद्बोधन डॉक्टर नरसिंह वर्मा जी, मैं एक गुप्ता जी, जो आपने समय से हम आपने बहुत जो- पीछे चल रही है। आपने जो भी चर्चा की है, हमारे यहाँ जो धन्वंतरी हैं उनको चिकित्सा जगत का जनक माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है। अमृत लेके अवतरित हुए थे समुद्र मंथन में। उनके चार हाथ में जो चार चीजें हैं, एक हाथ में चक्र है, एक में शंख है, एक में जोंक है, जलौका जोंक है और आयुर्वेदिक टेक्स्ट है, और एक हाथ में अमृत कलश। मैं यही कह रहा हूँ वो भी साइंस जोंक तो हमारे हमें धन्वंतरी जी हमें उसके खिलाफ नहीं कह रहा, वो भी साइंस है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अंतिम बात जो कही डॉक्टर गुप्ता जी ने, मैं उससे पिछले 35 वर्षों से कह रहा हूँ। मैं सबको मना कर देता हूँ। मैं पीएमएस ज्वाइन किया तब मैं लड़ गया, आई एम नॉट एलोपैथिक डॉक्टर, इट इज नॉट एलोपैथी, वी आर नॉट मिक्सिंग एनीथिंग। एलॉय मींस वी आर मिक्सिंग टू थिंग्स, नो, वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग एलोपैथी, वी आर प्रैक्टिसिंग एविडेंस बेस्ड मॉडर्न मेडिसिन। इस बात को हमें मानना होगा। हमारे तमाम साथी दिग्भ्रमित मुझसे कहते हैं कि आप हिलो लिख देते हो, आप ये लिख देते हो, ये नहीं लिख सकते, आप एलोपैथिक डॉक्टर हैं। मैं कहता हूँ मुझे कोई ताकत नहीं लग सकती, जहां मुझे एविडेंस मिलेंगे तो वही लिखूंगा। कोई अलग पैथी नहीं है, कोई मिक्सिंग नहीं है। हम जो एविडेंस कह रहा है वही कर रहे हैं। तो हम मॉडर्न एविडेंस बेस्ड के डॉक्टर हैं, मॉडर्न एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एलोपैथिक डॉक्टर नहीं है। सरकार कहती रहे, हेनीमैन साहब कहते रहे, कोई कहता रहे, ब्यूरोक्रेसी कहती रहे, हम होम्योपैथिक डॉक्टर की तरह से एलोपैथिक डॉक्टर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।